सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हैं हम। दूसरी इकाई भौतिक भूगोल का जो पहला पाठ है वो पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक बुक थी, 7 पाठों की हमने पूरी कर दी है। उसमें भारत के भूगोल से संबंधित बातें थी। इसमें हम पढ़ेंगे भूगोल क्या है और ख़ास करके भौतिक भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूगोल की 2 शाखाएँ होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम जैसे अपने बारे में सारी संरचना, मानव जहाँ जहाँ जिन संसाधनों का प्रयोग करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और भौतिक भूगोल पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं सारा। तो हमने कुछ बातें पढ़ ली थी भूगोल के बारे में, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखिए भौतिक भूगोल व उसका महत्व क्या है। भौतिक भूगोल और उसका महत्व, पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल जिसकी बनावट, संरचना, तत्व और मौसम, जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु की प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें, जलमंडल से संबंधित तत्व, जैवमंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव व उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचलन और पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। ठीक है, फिर मृदा की संरचना का निर्माण होता है। छोटे कणों वाली मृदा, बड़े कणों वाली नमी युक्त मृदा, ये सब प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे नहीं 10 दिन 20 दिन, हजारों वर्ष लग जाते हैं एक मिट्टी का दोबारा रूपांतरण होने में। जैविक प्रक्रिया क्या होती है? जैविक प्रक्रिया जो भी जीव जगत के द्वारा किए जाते हैं, जैसे जब पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मानव के द्वारा, वो सारी जैविक प्रक्रिया हो गई। जलवायु, जलवायु क्या होती है? मौसम का बड़ा रूप। जैसे अपने कहते हैं ना आज मौसम कितना बन गया, और फिर 2 दिन बाद कहते हैं मौसम चला गया, या 10 दिन 20 दिन मौसम रहता है। ऐसे मौसम तो होता है छोटी अवधि के लिए, और जो जब मौसम लंबे 20-30 साल तक रहता है वो किसका रूप धारण कर लेता है? जलवायु। अब मौसम गर्म रहता है तो गर्म जलवायु, ठंडा रहता है तो ठंडी जलवायु। ठीक है, इस प्रकार होता है। फिर कला अवधि पर निर्भर करती है, उसकी काल अवधि कितना समय तक रहता है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा प्रासविका के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है, यानी अलग अलग प्रकार की आकृति है। जैसे आकृति है, जैसे पहाड़ है तो मानव को लगे पहाड़ है, ये किसके लिए काम आएगा। मैदान है तो नदियों वाला क्षेत्र है, पठार है, ठीक है, समुद्री तटीय इलाके, तो अलग अलग इनकी आकृति है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। फिक्स है ना, भी मानव कृषि कहाँ करेगा? मैदानों में। जबकि पठारों पर ज़्यादा वन है और खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चरागाहों, जहाँ पशुओं को चराए जाने वाला क्षेत्र होता है, घास के मैदान। वन पर्यटन स्थलों के आधार पर तथा विभिन्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु हमारे घरों के प्रकार को, वस्त्र को, भोजन को। अब ठंडी जलवायु तो एनी टाइम हमें वस्त्र कैसे पहनने पड़ेंगे? उनके वस्त्र पहनने पड़ेंगे, गर्म वस्त्र पहनने पड़ेंगे, और कहीं जहाँ गर्मी है वहाँ पे कभी पहनने नहीं पड़ते हैं। और भोजन, ठंडा इलाका है वहाँ में चावल मांस वगैरह खाना पड़ता है। और कई क्षेत्र है समुद्री तटीय, वहाँ पे मछली का प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं लोग। अपने क्षेत्र में देखो अपने शाकाहारी होते हैं, उससे काम चल जाता है, दाल रोटी से आराम से। कई जगह चावल खाने पड़ते हैं। यानी जलवायु परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती है, ध्यान रखना। अब घरों के प्रकार, अपने घरें अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, नगरों में बड़ी बड़ी, समुद्र के इलाका है वहाँ पे कच्चे बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चक्रवात आएंगे, बाढ़ आएंगे और घर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर्वतीय इलाका है वहाँ पे घास फूस से वो घर बनाते हैं। तो परिस्थितियाँ तय करती है कि हमें किस प्रकार रहना है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन और उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर दे, जैसे वातानुकूलन, वायु शीतल। लेकिन फिर भी बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। मान लो हम गर्म इलाके में रहते हैं और मानव ने इस तरह के आविष्कार कर दिए कि एक कमरे के अंदर एसी वगैरह लगा के और हम ठंड बना सकते हैं।
जहाँ कोई ठंडा क्षेत्र है वहाँ हीटर वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे हम वो चीज़ लगा के गर्मी महसूस कर सकते हैं, होता है ना, वो तकनीक का इस्तेमाल है। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व व घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवतरण प्रणाली को गति प्रदान करता है। अपने कहते हैं ना, कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, यानी मानसून आएगा, वर्षा होगी तो कृषि होगी। हालांकि आजकल कृत्रिम तरीके से बांध बनाकर नदियों से नहरें निकालकर बहुत कुछ किया जा रहा है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि पर निर्भर है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रशस्तर को पुनरावेशित कर कृषि व घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। संसाधनों का भंडार है, समुद्र में मछलियाँ पकड़ी जाती है, मोती निकलते हैं, सीपियाँ वगैरह, बहुत सारे खनिज वगैरह निकलते हैं, बहुत काम आता है, वर्षा में सहायक होता है। वह मछली व अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है, ये मैंने आपको बताया। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड यानी नोडुल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरकता प्रकृति से निर्धारित व संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण व मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है व मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक व सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित, यानी मानव भूगोल भौतिक भूगोल हो गए, दोनों से क्या अंतर संबंधित है कि भौतिक भूगोल है वो मानव भूगोल के बिना कोई काम का नहीं है, संसाधन नहीं बन सकता। मानव भूगोल क्या करेगा, भौतिक भूगोल के बिना काम नहीं करेगा, तो मानव भूगोल भौतिक भूगोल का प्रयोग करेगा या सीखेगा, उसका प्रयोग करेगा तो ही वो संसाधन बनेगा। तो दोनों में क्या है, पारस्परिकता है। तो तक पारस्परिकता दोनों में। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण और मानव के मध्य संबंधों को समझना जरूरी है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक संतुलन उत्पन्न कर दिया। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। अब देखो भूगोल क्या है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। रिचर्ड हॉटसॉर्न ये बात कहते हैं। और भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्फ्रेड हेटनर। अब ये आपका पाठ पहला हो गया पूरा, ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है, आप इन्हें पढ़ लेना, इन प्रश्नों को कर लेना। पहला पार्ट, पहले पार्ट में तो सिर्फ और सिर्फ बातें किसकी लिखी हुई है कि इस भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी दी है, अभी किस किस का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिससे ये सारणी देख लेना कि भूगोल की शाखाएं कौन सी है, किस में किसका अध्ययन किया जाता है। अब आगे दूसरा तीसरा पार्ट जैसे आता रहेगा फिर हमें पता चलता है कि इसमें है किस प्रकार की, क्योंकि इस पार्ट में ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्षेत्र वगैरह दे रखे हैं, समझाया है भी ये भूगोल है तो भूगोल कहानी क्या है, किस प्रकार भूगोल पढ़ते हैं, क्योंकि 10वीं तक भूगोल नहीं होती है, सामाजिक के अंदर ही पढ़ते हैं और बाद में अलग अलग जाके शाखाएं पढ़ती हैं। ऐसे आपने अपने 11वीं में इतिहास पढ़ा था, उसमें भी शुरुआत तो विवरण पढ़ी थी, कुछ नहीं था, एक पहले पाठ में स्टार्ट हुआ था। और उसी प्रकार कोई विषय है ना, शुरुआत इसकी जब पढ़ते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता है, शुरुआती स्टार्ट होती है। भूगोल एक विषय के रूप में हमने इसकी चर्चा की। अब कल से आगे से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, उसमें विस्तृत चीज़ें हमें समझ में आने लगेगी।